नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं यूपी की अहम खबर के साथ। लखनऊ में एक छात्रा की संदिग्ध मौत की खबर सामने आ रही है। लोहिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ये छात्रा थी। LLB 3rd ईयर की छात्रा अनिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बेहोशी की हालत में कमरे में मिली थी छात्रा। अस्पताल में डॉक्टर ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। NIA में IG के पद पर हैं लड़की के पिता और छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रा बेहोशी की हालत में मिली और बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने LLB 3rd ईयर की इस छात्रा, जिसका नाम अनिका रस्तोगी बताया जा रहा है, उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का यह कहना है कि मौत की वजह अभी तक साफ नहीं है। ये तस्वीर हम आपको उसी छात्रा के दिखा रहे हैं। LLB 3rd ईयर की स्टूडेंट अनिका रस्तोगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, क्या पता चल पाया है? कहा यह जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, बेहोशी की हालत में शव बरामद हुआ और बाद में अस्पताल में डेथ डिक्लेयर हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कल रात में वो बेहोशी की हालत में मिली। वो डिनर करने के बाद 9:30 बजे के बाद कुछ जब दोस्त उसके, ये 3rd ईयर LLB के स्टूडेंट्स है, लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी है, जब उसके दोस्त गए, कमरा नहीं खोला, उसके बाद वो अंदर जब गए ये लोग, तो वो बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उसे अस्पताल में ब्रॉड डेड घोषित किया गया। कोई सुसाइड नोट वगैरह भी नहीं है और शुरुआती तौर पर पुलिस कह रही है कि सुसाइड जैसा मामला हो सकता है, लेकिन संदिग्ध इसीलिए कह रहे हैं कि कोई वजह नहीं सामने आई है। उनके जो पिता हैं वो NIA में IG हैं, संतोष रस्तोगी, वो महाराष्ट्र काडर के IPS अफसर हैं। तो अनिका के जो माता पिता हैं दोनों आ गए हैं। अभी पोस्टमार्टम जब होगी उसके बाद कुछ चीजें सामने आएगी कि आखिर हत्या, माफ कीजिएगा, मौत की वजह क्या हो सकती है। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। मुमकिन है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आए तो कई सवालों के जवाब मिले। फिलहाल यही माना जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मौत की वजह क्या थी ये अभी तक क्लियर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। BHU गैंग रेप केस में अखिलेश यादव का सवाल। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। BHU रेप केस में 2 आरोपियों की बेल पर सवाल उठाए गए हैं। इन आरोपियों पर बीजेपी क्या जवाब देगी? गैंग रेप के आरोपियों को कौन बचा रहा है? कोर्ट में पैरवी न करने का दबाव किसका था? बीजेपी IT सेल के पदाधिकारियों को ऐसी छूट चिंताजनक। 2 नवंबर 2023 को BHU IIT की छात्रा से गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों को जमानत मिलने पर जहां सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीधा आरोप लगाया है कि इस केस में तीनों आरोपी बीजेपी से जुड़े हैं, लिहाजा उनके केस को मजबूती से नहीं रखा गया और 2 आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बेल मिल गई। कांग्रेस नेता अजय राय ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार ने अदालत में ठीक से केस नहीं लड़ा, आरोपियों के खिलाफ मजबूती से सबूत नहीं पेश किए गए। अदालत ने कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को जमानत दे दी है और तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत पर 16 सितंबर को सुनवाई है। 2 आरोपियों को बेल मिलने पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आरोपियों का बीजेपी से संबंध रहा है, इसलिए उनके खिलाफ सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में दोनों आरोपियों को इस आधार पर जमानत मिली है कि आरोपियों की पहचान परेड नहीं कराई गई। और यूपी के मैनपुरी में शहीद स्मारक पर बुलडोजर चला दिया गया। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है, हमला बोला है। परिजनों ने इसके पीछे प्रशासन और भू माफिया की मिलीभगत का आरोप लगाया। करगिल युद्ध में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शौर्य चक्र विजेता मुनीश यादव की मैनपुरी में बनी स्मारक पर बुलडोजर चलवा दिया गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि बीजेपी अब शहीदों के स्मारक पर भी बुलडोजर चलवा रही है। ये नकारात्मक राजनीति का सबसे घृणित रूप है। यदि भाजपा में जरा भी शर्म बची है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन ले। मामला मैनपुरी के थाना बेवर के गढ़िया घुटारा गांव का है। परिजनों ने इस मामले में बड़ा आरोप लगाया है। कारगिल शहीद मनीष कुमार की वो स्मारक बनी हुई है, उस पर भू माफियों ने मेरी स्मारक की दीवार तोड़वा दी है। ना कुछ बताए, ना कुछ कहा मेरे से, ना कुछ मुझे सूचना दी। इसी पता नहीं क्या प्रॉब्लम उन लोगों को है। शहीद का स्मारक स्थल लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की निगरानी में तोड़ा गया, जिसकी प्रशासन ने जांच शुरू की है।
जहां तक आपके द्वारा उठाया गया है कि क्षतिग्रस्त हुआ है प्रतिमा स्थल, उसके बारे में तत्काल अभी निर्देशित पुनः कर दिया गया कि तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम बना देंगे जो जा करके पुनः पैमाइश कर लेगी। वो न सिर्फ अन्य चकदारों की जमीन भी सुरक्षित रहे बल्कि प्रतिमा स्थल का भी सम्मान सुरक्षित रहे। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। देर रात भेड़ियों ने 2 लोगों पर फिर हमला किया। देखिए खूंखार भेड़ियों से जुड़ा ये लेटेस्ट अपडेट। आदमखोर भेड़ियों का आतंक बरकरार है। इंसानी खून के प्यासे भेड़ियों की दहशत डरा रही है। भेड़ियों के खौफ से पूरा इलाका थर-थर कांप रहा है। ये लेटेस्ट तस्वीरें बहराइच के भेड़िया पीड़ित जोन की है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। देर रात भेड़ियों ने 2 लोगों को फिर से शिकार बनाने की कोशिश की। भेड़िए ने एक बच्चे और बुजुर्ग पर हमला किया। भेड़िए के हमले में घायल हुए बच्चे और बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैसे, कौन से जानवर ने हमला किया तुम्हारे ऊपर? भेड़िया। कैसे हमला किया? रात वाला अब हम सब सोच रहे हमरा को खुला रहा सुनाई लगा पल्ला अब हम लोग गर्दन दागी तो अपने रंग बेटे खींचे तो अपने रंग खींचे पहला करना तो भाग हो गए पता नहीं क्या होता है। तो देख पा रहा होगा? हम देख क्या रहे। खूंखार भेड़ियों के हमलों से लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। भेड़िए मौका देखकर अब भी लोगों पर हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में कई लोग भेड़ियों के हमलों से बाल-बाल बचे हैं। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लोगों में बाघ का खौफ छाया हुआ है। रात भर गांव वाले हाथों में मशाल लेकर पहरा देने को मजबूर हैं। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें लखीमपुर खीरी के मलिया गांव की हैं। इस इलाके में बाघ दिखे जाने के बाद लोगों की नींद उड़ गई है। वन विभाग की टीम गांव में पहुंची हुई है। जिस बाघ को गांव वालों ने देखने का दावा किया है उसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैप्चर हुई। अब पिंजरे की इन तस्वीरों को देखिए। बाघ पर शिकंजा कसने के लिए वन विभाग की टीमें पिंजरा लेकर गांव में पहुंची हुई। इस बीच पिंजरे में वन विभाग का ही कर्मी कैद हो गया। पिंजरे में चेक करने के दौरान वन कर्मी इसमें फंस गया। पिंजरा लॉक हो जाने के बाद फंसे वन कर्मी को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पिंजरे को तोड़कर वन कर्मी को निकाला गया। ये संभाल रहे हैं, पिंजरा संभाल रहे हैं। तो खुल नहीं रहा है, आप कब से फंसे इसमें? दरअसल लखीमपुर खीरी के गांव में बाघ को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरा लगाया गया है। वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। खेतों में बाघ के पैर के निशान देखे गए हैं। जहां बाघ पानी पीने पहुंचता था वहां भी पिंजरा लगाया गया है। और इस वक्त वॉर जोन से बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन के खार्किव में रूस का अभी हमला हुआ है और जहां पर हमला हुआ वहां से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम यूक्रेन के खार्किव शहर में मौजूद हैं और जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो तुरंत अभी एक बड़ा हमला खार्किव पर हुआ है और मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। सामने जिस मिसाइल से, रॉकेट से हमला किया गया है वहाँ अब भी इस वक्त देखिए आग जल रही है और ये पेट्रोल पंप के आगे के इलाके में हमला किया गया है और साफ तौर पर जलती हुई आग आपको नजर आएगी। ये देखिए इन गाड़ियों के पीछे, हालांकि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने वहां पर जाने पर रोक लगा दी है और इस वक्त आप उस हमले की तस्वीर देख सकते हैं जहां पर रॉकेट और मिसाइल से हमला हुआ है। सामने एक बिल्डिंग पर हमला किया गया है और उसके बाद ये भयानक आग जल रही है। इस आग को देख सकते हैं और इस तरफ मेरे बाईं तरफ आग अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी मुझे धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इस इलाके में भी हमला किया गया है और सामने के इलाके में भी हमला किया गया है। तो ये तस्वीरें बता रही है कि खार्किव में अब भी तनाव बना हुआ है और रह रहकर जिस तरह से रशिया इधर के शहरों पर यानी यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहा है उसके बाद तनाव बढ़ गया है। तो यूक्रेन की खार्किव में रूस के अभी हुए हमले के बारे में मेरे सहयोगी विपिन चौबे जानकारी दे रहे थे और साथ ही तस्वीरें भी जिस तरीके से सामने आई हैं कि अब एक बार फिर से यहां हमले को अंजाम दिया गया है और ये खार्किव में हुए हमले को लेकर खबर सामने आ रही है। रूसी हमले में 6 की मौत, 25 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें यूक्रेन के खार्किव में रूस का ये बड़ा हमला है और खार्किव में पिछले 1 घंटे में 10 धमाकों को लेकर खबर आ रही है। रूस ने खार्किव में 10 मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया है। तस्वीर देखिए, जगह जगह लगी आग की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी ग्राउंड रियलिटी के बारे में हमारे सहयोगी विपिन चौबे लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से अब खार्किव में हमले को अंजाम दिया गया है। पिछले 1 घंटे में
10 धमाकों से दहले खार्किव की ये तस्वीर आई है सामने। जी हां, यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में जिस तरह से मॉस्को को निशाना बनाया है, रूस के कई बड़े शहरों पर बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं, चाहे पावर प्लांट हो या फिर ऑयल रिफाइनरी। उसके बाद अब रूस की तरफ से ये बड़े हमले सामने आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही खार्किव में एक साथ 10 मिसाइल अटैक हुए हैं और इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की जाबाज टीम भी खार्किव में ही मौजूद है और वहां से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में जबरदस्त नुकसान की खबर है। 10 मिसाइलों से एक साथ अटैक किया गया है। 1 घंटे में 10 धमाके अंजाम दिए हैं रूस ने। और इसी खार्किव के वॉर जोन से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम यूक्रेन के खार्किव शहर में मौजूद हैं और जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो तुरंत अभी एक बड़ा हमला खार्किव पर हुआ है और मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। सामने जिस मिसाइल से, रॉकेट से हमला किया गया है, वहां अब भी इस वक्त देखिए आग जल रही है और ये पेट्रोल पंप के आगे के इलाके में हमला किया गया है और साफ तौर पर जलती हुई आग आपको नजर आएगी। ये देखिए इन गाड़ियों के पीछे, हालांकि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने वहां पर जाने पर रोक लगा दी है और इस वक्त आप उस हमले की तस्वीर देख सकते हैं जहां पर रॉकेट और मिसाइल से हमला हुआ है। सामने एक बिल्डिंग पर हमला किया गया है और इसके बाद ये भयानक आग जल रही है। इस आग को देख सकते हैं और इस तरफ मेरे बाईं तरफ आग अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी मुझे धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इस इलाके में भी हमला किया गया है और सामने के इलाके में भी हमला किया गया है। तो ये तस्वीरें बता रही है कि खार्किव में अब भी तनाव बना हुआ है और रह रहकर जिस तरह से रशिया इधर के शहरों पर यानी यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहा है, उसके बाद तनाव बढ़ गया है। और सीधे खार्किव के वॉर जोन लिए चलते हैं आपको विपिन चौबे यूक्रेन के खार्किव से, जहां पर हमले हुए हैं वहां से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, सबसे पहले आप बताइए, आप खैरियत से हैं? वहां पर हालात किस तरह के हैं, क्योंकि यूक्रेन के खार्किव में ही जबरदस्त हमले हुए हैं, 10 हमले एक साथ 1 घंटे में, क्या स्थिति है? देखिए समीर, 3 दिन में ये दूसरा बड़ा हमला है खार्किव शहर पर और मैं जहां से खड़ा होकर इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, मेरे पीछे उस गैस पाइपलाइन में जलती हुई आग संभवतः नजर आ रही हो कि मैं अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र से कहूंगा एक बार जूम करके दिखाएंगे। और इस समय जिस जगह, जिस युद्धभूमि में टीवी9 भारतवर्ष मौजूद है समीर, ये इकलौता भारतीय चैनल है जो पिछले लगभग 3 सालों से हर कवरेज को सबसे पहले कर रहा है और अब भी हम यहाँ पर टिके हुए हैं। और जहां पर यह हमला हुआ है, देखिए किस तरह से आग जल रही है। 1 दर्जन मिसाइलों को मैंने अपनी आंखों से गिरते हुए देखा है। यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम लगातार कोशिश कर रहा था ट्रैक। अगर आप समझिए कि 1 दर्जन मिसाइलें अगर गिरी हैं तो सैकड़ों मिसाइलों से इस शहर को टारगेट करने की कोशिश की गई है। जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये खार्किव का बहुत व्यस्ततम इलाका है और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को टारगेट करने के बाद हमला किया गया है और बगल में पेट्रोल पंप था, उसको भी टारगेट किया गया है। हालांकि तमाम हमलों को नाकामयाब जरूर किया गया है समीर, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को और उस बिजनेस सेंटर को टारगेट करके हमला किया है और इसके नीचे से एक गैस पाइपलाइन गुजर रही थी जहां पर यह मिसाइल गिरी है और उस गैस पाइपलाइन में आग लग गई है, यानी गैस पाइपलाइन फट गई है और उसके बाद से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। प्रेस को भी यहां पर जाने की मनाही है। हम बहुत मुश्किल से यहां पर आ पाए हैं ताकि अपने भारतीय दर्शकों और दुनिया भर में फैले टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा पाए जहां पर इस वक्त खार्किव में जंग चल रही है, जहां पर मिसाइलें गिर रही हैं, जहां पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसी जगह पर हम खड़े हैं और मेरे पीछे ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि टीवी9 भारतवर्ष जंग के उस जोन में खड़ा है जहां इस वक्त भी मिसाइलें गिर रही हैं। तो खतरनाक जगह है और सिर्फ अपने दर्शकों के लिए वो तस्वीरें हम लेकर आए हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि अब भी यूक्रेन का ये शहर बचा नहीं है। लगातार हमले किए जा रहे हैं और स्थितियां भयावह हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सेना की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां इस वक्त आप समझिए कि बहुत एक्टिव है यहाँ पर और थोड़ी सी मनाही है। और मैं चाहूंगा तब तक आप तस्वीरें दिखाएं, मैं थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करता हूं समीर।
और मुझे अपनी थोड़ी वाणी को विराम करना और देना होगा, क्योंकि कुछ यहाँ पर सेना के लोग आ रहे हैं, संभवतः वो हमारे शूट को रोक देंगे। तो इसलिए आप जो मैंने रिपोर्ट यहाँ से भेजी है वो जरा दर्शकों को दिखाइए और मैं कुछ और आगे तक आपको ले चलने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल विपिन, हम थोड़ी देर के लिए आपको रोकना ही चाहेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें और जो रिपोर्ट्स आपने पहले भेजी हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जहां हमारे सहयोगी इसी ग्राउंड रियलिटी के बारे में आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये खार्किव है जहां पिछले 1 घंटे में एक नहीं बल्कि 10 धमाके हुए हैं और 10 मिसाइलों से दहले खार्किव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां रूस ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 920 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस दौरान लगातार यूक्रेन रशिया पर हमले कर रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इस युद्ध भूमि में TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो अब भी यहां पर बना हुआ है। और आज जब इस रिपोर्ट को हम कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले, लगभग 15 मिनट पहले, एक बार फिर से यूक्रेन के खार्किव शहर पर रशिया ने कई रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया है, जिसके बाद जिस इलाके में मैं खड़ा हूं खार्किव के इस शहर में आग लग गई है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों के यहां गिरने की खबर है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। 6 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जगह पर जहां पेट्रोल पंप पर, इस तरफ देखेंगे, अगर देखिए मेरे इस तरफ पेट्रोल पंप आपको नजर आएगा। इस पेट्रोल पंप को टारगेट करके ये हमला किया गया था, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया और उसके बाद इस तरफ देखिए कैसे पाइपलाइन में आग लगी। ये पाइपलाइन में आग लगी है और इसके बाद उठता हुआ धुआं आप देख सकते हैं, आग की लपटें आप देख सकते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एहतियातन पुलिस ने इस पूरे इलाके के ट्रैफिक को रोक दिया है और 3 दिन में ये खार्किव शहर पर दूसरा बड़ा हमला है, जिसके बाद एक बार फिर से डर और दहशत इस शहर में कायम हो गई है। सामने आप पूरा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखेंगे जहां आग लगी है, उसके ठीक बगल के इलाके में। और अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सेना और पुलिस की गाड़ियां यहां पर आपको नजर आएंगी। पुलिस की गाड़ियां को भी आप देख सकते हैं और जिस जगह आग की लपटें उठती हुई आपको नजर आ रही है, ये खार्किव का वो इलाका है जहां से गैस पाइपलाइन की सप्लाई होती है। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से जमकर बर्बादी हुई है। पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गया है। इसी पानी में एक साथ 5 मगरमच्छ भी दिखाई दिए थे। पल भर में इंसान को निगल जाने वाले ये मगरमच्छ किसी नदी में नहीं तैर रहे, ये वडोदरा के रिहायशी इलाकों में घुस आए हैं। अब तक आपने 1-2 मगरमच्छ की तस्वीरें देखी थी, लेकिन अब एक साथ 5 मगरमच्छ देखिए। दरअसल वडोदरा शहर में 27 अगस्त से 29 अगस्त के बीच भारी बारिश हुई और इस बारिश के कारण विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि नदी के मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ रिहायशी इलाके में पहुंच गए। जगह जगह मगरमच्छ ही नजर आने लगे, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग के कर्मियों ने इन मगरमच्छों का रेस्क्यू किया और इलाके से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि विश्वामित्री नदी में उफान के चलते कई मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ बहकर रिहायशी इलाके में पहुंच गए। वडोदरा रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक विश्वामित्री नदी में लगभग 440 मगरमच्छ रहते हैं, जिनमें से कई अजवा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण आई बाढ़ के दौरान बहकर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। 3 दिनों में 24 मगरमच्छों को रिहायशी इलाकों से रेस्क्यू किया जा चुका है। इसमें 2 फुट से 14 फुट तक के मगरमच्छ शामिल हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान मगरमच्छों से किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की कई तरीके से मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। घर तो डूबे ही हैं, खाने पीने के लिए मुसीबतों का भी लोगों को अब सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा में बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो चुका है और इसके बाद जब लोग अपने घरों में पहुंचे, कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिला। कच्चे मकानों की हालत अब रहने लायक नहीं रह गई है। घरों में रखा सामान खराब हो चुका है। देखिए किस तरह से बारिश में भीगी अपनी किताबों को बच्चे फुटपाथ पर सुखाते हुए नजर आ रहे हैं। वडोदरा का शायद ही कोई इलाका ऐसा बचा है जहां पर इस बार बाढ़ बारिश ने नुकसान ना पहुंचाया हो। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले 10 सालों में इस तरह के हालात उन्होंने कभी भी नहीं देखे। लगातार बारिश की वजह से बांधों के ओवरफ्लो होने से शहरों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई दिनों तक लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। 1 सप्ताह से ज्यादा समय से गुजरात में जारी बारिश के बाद बड़े पैमाने पर खेतों में फसलें बर्बाद हो गई हैं और सड़कों पर पानी भर गया है और गाड़ियों की आवाजाही भी ठप हो गई है। इसका असर ये हुआ कि बाजार में सब्जियों की आवक घट गई है और इसके बाद दाम आसमान छू रहे हैं। अहमदाबाद शहर की सब्जी मंडियों में हर सब्जी की कीमत 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। और गुजरात में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात में इस पूरे हफ्ते बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए।
गुजरात में भारी बारिश के चलते इस बार भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते राज्य की नदियों में ऐसा उफान आया कि रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई। घर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह बाढ़ का पानी भी कम हुआ है, लेकिन अभी भी कई इलाके हैं जहां पर पानी उतरने का लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन लोगों को जल भराव की मुसीबत से निजात दिलाने में जुटा है। सूरत में अभी भी नदियां उफान पर हैं। बारिश होने पर लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुजरात में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए आगाह किया कि इस पूरे हफ्ते गुजरात में बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले 3 दिन कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट है। वहीं तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। कल भरूच और नर्मदा जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 3 और 4 सितंबर को पूर्वी सौराष्ट्र, मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में और 5 सितंबर को उत्तरी गुजरात और कच्छ में भारी बारिश हो सकती है। और आंध्र प्रदेश के भी कई जिलों में इन दिनों भारी बारिश जारी है, जिसके चलते हादसे भी हुए हैं। कहीं लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई तो कहीं लोग पानी में बह गए। लगातार बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। रिहायशी इलाकों में पानी तेजी के साथ भर रहा है। तस्वीरें आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की है, जहां पर पानी ने पूरी कॉलोनी को ही अपने आगोश में ले लिया। इसी बीच पानी के तेज प्रवाह में बहते हुए 2 युवक इस इलाके में पहुंचे। जैसे ही लोगों ने इन्हें देखा, इनकी मदद के लिए आगे बढ़े। वहां मौजूद कुछ लोगों ने एक युवक को तो पकड़ लिया, लेकिन दूसरे युवक को पकड़ा नहीं जा सका। वो पानी के तेज बहाव के साथ बह गया, लेकिन उस युवक को पकड़ने की कोशिश में देखिए किस तरह से मदद के लिए आगे बढ़ा ये युवक ही पानी में बहने लगा। गनीमत रही कि आगे एक पेड़ था, जिसे पकड़कर इस युवक ने अपनी जान बचाई। फिर रस्सी के सहारे इस युवक को पानी से बाहर निकाला गया। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों इसी तरह के हालात बने हुए हैं। अब विजयवाड़ा में ही बाढ़ बारिश से तबाही की एक दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ मोगल राजपुरम इलाके में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। घरों के ऊपर पहाड़ का मलबा गिरने से इन लोगों की जान चली गई। सीएम नायडू ने हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। खबर गोवा से। गोवा में एक किराए की कार नदी में गिर गई। भारतीय नौसेना और गोवा फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर कार को नदी से कैसे बाहर निकाला, इसकी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इस कार को बाहर निकाला गया, कैसे जेसीबी और रस्सियों के सहारे कार को बाहर निकाला जा रहा है। कार में 2 लोग सवार थे। राहत की बात यह है कि दोनों कार सवार सुरक्षित हैं। आरजेडी ने आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे पर आज पटना में धरना दिया और पार्टी के नेता और समर्थक सभी जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठे। पटना में आरजेडी कार्यालय के सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धरना दिया। तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राज्यसभा सांसद संजय यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण, उदय नारायण चौधरी सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराई जाए, साथ ही आरक्षण की सीमा को 65% तक बढ़ाने और उसे नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की। जिस बात को लेकर के हम धरना दे रहे हैं कि आरक्षण को शेड्यूल लाइन में डालना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं डालना चाहिए। अगर सहमत है तो करवाएं ना भाई। सत्ता में तो वही लोग बैठे हुए, वही तो हम बोल रहे भाई करवाओ ना। तुम ही लोग तो सत्ता में बैठे हो, करवाओ। हम थे तो हम तो किए, आरक्षण भी बढ़ाए, जाति आधारित गणना भी करवाएं। यही 17 महीने में ना हुआ। आरजेडी नेताओं के समर्थकों ने भी सभी जिला मुख्यालयों पर भी विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं जाति जनगणना को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी अंतिम पायदान वालों को आगे नहीं आने देना चाहती। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, तमिलनाडु की तरह आरक्षण की सीमा सुरक्षित करना चाहते हैं। तेजस्वी ने 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको भी हम लोग सुरक्षित करना चाहते थे। कई दिन हो गए, पार्लियामेंट में सवाल भी हमारे सांसद मनोज झा जी ने
अभी जो सेशन चल रहा था उसमें पूछा तो भारत सरकार के लोगों ने गोल मटोल जवाब दे करके राज्य सरकार पे ही डाल दिया। अब कोई इतना बेवकूफ तो आज के दिन में है नहीं कि अनुसूची 9 का मामला, शेड्यूल 9 का मामला राज्य सरकार नहीं देती है, बल्कि भारत सरकार ही लाती है प्रस्ताव सदन में और उसके बाद ही ये तय होता है। इसका मतलब ये साफ था कि इनकी मंशा ही नहीं है, जो अंतिम पैदान पे खड़ा है वो आगे आए, सबके साथ बैठे, सब बराबर रहे, ये भाजपा के लोग नहीं चाहते। 4 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने जेडीयू की कार्यकारिणी का गठन किया था, जिसमें केसी त्यागी को फिर से पार्टी का प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार की भूमिका दी थी। लेकिन अब उनके इस्तीफे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि केसी त्यागी ने कहा है कि मैंने खुद नीतीश कुमार से कहा कि मुझे प्रवक्ता के पद से मुक्त करें। केसी त्यागी ने टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रजनीश से बात करते हुए कहा, ना नाराज हूँ, ना निराश हूँ और ना हताश हूँ। पार्टी में रहूंगा, पार्टी के राजनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाता रहूंगा। नीतीश के साथ मेरा कमिटमेंट है, जब तक वो जेडीयू में है मैं भी उनके साथ रहूंगा। किसी पार्टी में जाने का कोई सवाल नहीं है। केसी त्यागी का इस्तीफा और जेडीयू में हुए बदलाव को अंदरूनी कलह से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि केसी त्यागी ने कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए थे, जिससे पार्टी नाराज थी, इसलिए उनकी जगह नई नियुक्ति की गई है। जेडीयू महासचिव आफाक अहमद खान ने आज एक पत्र जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी। केसी त्यागी के इस्तीफे पर आरजेडी ने हमला किया है। केसी त्यागी जी वहाँ अपमानित महसूस कर रहे होंगे, उनको बोलने पर रोक लगाई जा रही थी। वो सच बात बोल रहे थे, अपने ही सरकार को आईना दिखा रहे थे, इसलिए उनको त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया गया है। इसलिए जेडीयू में भारी भगदड़ मचना है, आपस में ही सिर फुटौल हो रहा है। और केसी त्यागी के इस्तीफे पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने क्या कहा, आरजेडी नेता मनोज झा ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। केसी त्यागी जी ने अपने व्यस्तता के कारण प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और बात भी किया है कि उनका पास समय की कमी है, इसलिए मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। एक दल का आंतरिक मामला है, त्यागी जी ने निजी कारणों से दिया, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि उनके साथ काम भी किया है। कई फोरम पर, खास करके पैलेस्टीनियन फोरम पे हम लोग साथ मिलते रहे हैं। हमारा एक सा स्टैंड है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है और लगभग कमोबेश वो वही चीज़ें बोलते हैं इन मुद्दों पर जो गांधी नेहरू के टाइम से या लोहिया जी का विचार था। अब अगर उससे किसी को गुरेज हुआ हो, मैं उसमें तह में नहीं जाना चाहता, लेकिन एब्सोल्युटली अगर निजी कारणों से वो दिया तो उनका वो फैसला। और महाराष्ट्र में आज शिवाजी की मूर्ति को लेकर जमकर संग्राम हुआ है। एमवीए ने गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च किया, जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार सहित सहयोगी दलों के नेता भी शामिल रहे। उद्धव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने के विरोध में आज महाविकास आघाड़ी ने मुंबई प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे ने हादसे पर पीएम मोदी की माफी पर सवाल उठाया और हमला बोला। 4 दिवसापूर्वी किंवा परवाच देशाचे पंतप्रधान आले आणि माफी मागितली। अरे माफी नसती मागितली तर तुम्हाला राज्याने शिल्लक ठेवलं असतं काय महाराष्ट्राने? पण माफी मागताना सुद्धा त्यांच्या चेहऱ्यावरती जी एक मगरुरी होती, ती मगरुरी तुम्हाला पसंद आहे का? उद्धव ठाकरे के बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया और उनसे भी सवाल पूछ लिया। उद्धव ठाकरेंना सवाल आहे की नेहरूजींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये जे लिहिलेलं आहे त्या संदर्भात काँग्रेसला माफी मागायला लावणार का? काँग्रेसने ज्या प्रकारे मध्य प्रदेशमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बुलडोजर लावून त्या ठिकाणी तोडला, त्याच्यावर शरद पवार साहेब आणि उद्धव ठाकरे साहेब का मुख गिळून बसले आहेत?
और इस मार्च के दौरान उद्धव ठाकरे एक पोस्टर पर जूता मारते नजर आए। शरद पवार ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। महाविकास अघाड़ी ने शिवाजी की मूर्ति गिरने के खिलाफ जो रैली निकाली उसे जूता मारो रैली का नाम दिया गया। तस्वीरों में शिवसेना यूबीटी गुट के नेता उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं और पोस्टर पर जूता मार रहे हैं। हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला और संदेश दिया कि महाराष्ट्र की जनता अब सरकार को जूता मारने का काम करेगी और दोषियों पर जल्द कार्रवाई को लेकर रैली निकाली, जिसमें शरद पवार सहित सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए हैं। भ्रष्टाचाराचा नमुना होतो, त्याचा उन्हाळ्यामध्ये भ्रष्टाचार झाला हा जनमानसाचा स्वतः समज आहे। उद्धव ठाकरे की जूता मारने वाली तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवाजी के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, जो सब कुछ देख रही है और आने वाले चुनाव में वो इन्हें जूते से मारेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड में मची तबाही के बाद से लगातार स्थानीय कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। राहुल ने आज इससे जुड़ी समीक्षा बैठक भी की है और हालात का जायजा लिया। राहुल गांधी ने वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद चल रहे राहत कार्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की, जिसमें केरल कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। चर्चा के दौरान राहुल ने वायनाड की मौजूदा समस्याओं का जिक्र किया। I know there are 4 or 5 things that we need to sort of put pressure on. One is poor interdepartmental coordination in relief and rehabilitation. Second is inadequate compensation. Third is the rent issue that I raised. राहुल ने कहा कि लोगों को भ्रम है कि लैंडस्लाइड में पूरा वायनाड तबाह हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे ही हालात ठीक होंगे, वायनाड में टूरिज्म फिर से मजबूत होगा। Once the rains have stopped, Wayanad is a very safe place and tourism is not affected by this issue because it can damage the brand of Wayanad if people think that that's a very dangerous place. We should take some action on tourism. राहुल ने कहा कि वायनाड के लोगों को इस त्रासदी से निकलने के लिए हर वर्ग का साथ मिल रहा है, जो प्रशंसनीय है। This issue because it can damage the brand of Wayanad. और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है। कहा है कि वो देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। हम देश के लिए राजनीति करते हैं। देश सुरक्षित तो सब सुरक्षित। मेरा हर काम देश के नाम। कोई जाति धर्म देश से बड़ा नहीं हो सकता, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी, कौन नहीं जानता इनके चेहरे को। आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया। हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी दलों को चुनावी तैयारियों को लिए कुछ और दिन मिल गए हैं। तो कांग्रेस में टिकट को लेकर कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की टिकट फाइनल होने वाली है। दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में टिकटों को लेकर खास रणनीति बनाई गई। एक खास फार्मूले के तहत उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो रहे हैं। अब टिकटों पर अजय माकन ने कहा है कि सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। आप बताएंगे तो बेहतर तरीके से लोगों तक जा पाएंगे। सुनिए, क्राइटेरिया विनेबिलिटी का है। जो जीत रहा है उसी को टिकट मिल रही है, और कोशिश है कि सब लोग साथ में मिलकर के, सब लोगों की रजामंदी, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और जो जीत रहे हैं उनको टिकट मिले।
इससे पहले 2 बार लगातार चुनाव हारे नेताओं को टिकट नहीं देने के फॉर्मूले पर कांग्रेस में मतभेद दिखाई दिए। दरअसल 2 बार लगातार हारे नेताओं को टिकट नहीं देने के फॉर्मूले में कई हुड्डा समर्थकों के नाम कट रहे थे। ऐसे में हुड्डा ने प्रस्ताव दिया कि लगातार 2 बार जो हारे हैं उनकी बजाय उनके बेटे बेटियों को टिकट दिया जाए। इस पर दीपक बाबरिया ने कहा कि 2004 से 2009 के बीच 5 या 10 साल जो विधायक रहे फिर हारे, अब इनके बेटे बेटी को टिकट दिया जाए। अगर 30 साल तक एक ही परिवार को टिकट दिया जाएगा तो कार्यकर्ता कहां जाएंगे। और इस बीच हरियाणा के चरखी दादरी में हुई आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी शिरकत की। सुनीता केजरीवाल ने यहां दिल्ली और पंजाब में चल रही आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं। बहनों को, माताओं को 1000 रुपये देने की योजना लागू होने वाली है, दोनों जगह, दिल्ली में भी पंजाब में भी। ढेर सारे ऐसे काम चल रहे हैं जिससे लोगों की उन्नति होगी। आपको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल। गांव सिवानी में उनका जन्म हुआ, पले बड़े, शिक्षा सब कुछ हिसार में हुई। उनके पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जम्मू कश्मीर में चुनावी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में कई मुद्दों को लेकर भ्रम है। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पार्टी अब अच्छे उम्मीदवारों को आगे बढ़ाना चाहती है। जम्मू कश्मीर मसला इतना बड़ा मसला है, उसको सिर्फ सीट शेयरिंग और गली कूचे का मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े जिनका कन्विक्शन हो, एक कमिटमेंट हो और इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और लोगों की खिदमत करें। जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी से असीम प्रेम करती और दूसरी तरफ जो भ्रमित नेतृत्व है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस का, जनता उनसे घृणा करती है। और मैं देख रहा था आज भी फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान, उमर अब्दुल्ला जी का बयान, महबूबा जी का, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रम में ये तीनों नेता हैं। और बीजेपी में जाने वाले दिल्ली से आम आदमी पार्टी के पार्षद रामचंद्र ने बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी बदलने के लिए धमकी दी गई थी। वीडियो जारी कर किडनैपिंग का उन्होंने दावा किया है। लोग गाड़ी में बिठाकर बीजेपी दफ्तर ले गए थे, ये कहा गया उनकी तरफ से। बीजेपी दफ्तर में ईडी और सीबीआई की धमकी दी गई। बीजेपी ज्वाइन कर आम आदमी पार्टी में वापस लौटने वाले पार्षद रामचंद्र ने ये तमाम आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं। पर 5-6 लोग आए और उन्होंने मुझे बुलाया। आते ही उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बिठा लिया और लेके गए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। वहाँ ये बात आई कि भाई आप जो है ना इस तरह से अगर करोगे ठीक नहीं होगा। ईडी और सीबीआई को जानते हो, तो इस तरह से धमकी दे दी उन्होंने और कहा कि आपके लिए ठीक नहीं होगा, बहुत ही आपका गलत हो जाएगा। तो मेरे बेटा ने जैसे ही 100 नंबर पे कॉल करा तो पुलिस आ गई और इन्होंने हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं बड़े बड़े, उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस कमिश्नर को। तो ये सब बातें जब उन्होंने सुनी वहाँ पे, तो मुझे जो है ना किसी के थ्रू मेरे घर छुड़वा दिया। तो मैं कुल मिला के ये कि मैं सीबीआई और ईडी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं गलत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और मुंबई के मलाड में नामी कैफे की कोल्ड कॉफी में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है और मामले में अब मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है।
कोल्ड कॉफी के इस गिलास को देखिए। तस्वीरों में एक गिलास के अंदर कॉकरोच दिख रहा है। घटना मलाड के नामी होटल की है। कोल्ड कॉफी में कॉकरोच मिलने से हड़कंप मच गया। 70% कॉफी पीने के बाद कस्टमर की कॉकरोच पर नजर पड़ी। इस मामले में ग्राहक ने होटल प्रबंधक, एक वेटर और एक अन्य शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। दरअसल एक इवेंट कंपनी में काम करने वाले प्रतीक रावत अपने दोस्त के साथ मॉल के पास न्यू लिंक रोड पर कैफे में गए थे। दोनों को कॉफी कड़वी लगी तो उन्होंने वेटर से चीनी डालने को कहा। वेटर ने कपों को काउंटर के पास ले जाकर चीनी डाली और फिर परोसी। स्ट्रॉ से कॉफी पीते वक्त रावत को गिलास में कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसने जब कप चेक किया तो उसमें कॉकरोच निकला। रावत ने तुरंत कप की फोटो ली और वेटर को बुलाया और उसे कॉकरोच दिखाया। ग्राहक ने कहा कि वो 70% कॉफी पी चुके थे। जब उनकी नजर ग्लास के अंदर कॉकरोच पर पड़ी तो उनके दिमाग में वही सीन घूमता रहा। वो रात भर सो नहीं पाए। उन्हें उल्टियां हुई और जी मिचलाता रहा। इस मामले में पुलिस ने धारा 125, 274 और 275 के तहत मामला दर्ज किया है। और डिलीवरी बॉयज की समस्या पर केंद्र सरकार की बैठक हुई है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने समीक्षा बैठक की है। सामाजिक सुरक्षा कवर देने पर काम कर रही है सरकार, ये बताया गया उनकी तरफ से। डिलीवरी बॉयज सामाजिक सुरक्षा के हकदार हैं। श्रमिकों की भलाई के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दरअसल TV9 भारतवर्ष ने डिलीवरी बॉयज की समस्या पर एक खास शो दिखाया था। डिलीवरी बॉयज की समस्याओं पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। आज डिलीवरी बॉयज की समस्याओं पर केंद्र सरकार की बैठक हुई। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने डिलीवरी बॉयज की समस्याओं पर समीक्षा बैठक की। मांडविया ने कहा कि सरकार अब डिलीवरी से जुड़े श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवर देने पर काम कर रही है। TV9 ने डिलीवरी बॉयज की समस्या पर खास न्यूज शो दिखाया था। इस शो के जरिए हमने डिलीवरी बॉयज की चुनौतियों को ग्राउंड जीरो से पेश किया था। 10 मिनट में आपके घर दौड़ते हुए ऑर्डर डिलीवरी करने वाले इस तबके की समस्याओं को देश के सामने रखा था। ये जानने की कोशिश की थी कि क्या उनके सपनों का ऑर्डर कभी उनके दरवाजे पर डिलीवर हो पाता है। TV9 ने इन डिलीवरी बॉयज के जरिए खाने का सामान डिलीवरी करने वाली ऑनलाइन कंपनियों से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मगर अब केंद्र सरकार ने डिलीवरी बॉयज की समस्याओं पर संज्ञान लिया है। और वंदे भारत चेयर कार के बाद अब देश को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी मिलने वाली है और अगले 1 महीने से इसकी सेवा शुरू हो जाएगी। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु के BEML में तैयार हुई पहली स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने ट्रेन के परिचालन का समय भी बताया। दिस इज अ स्लीपर वर्जन। दिस इज कंप्लीटली स्लीपर like Rajdhani, fully sleeper version. This will be practically an overnight journey. So this will be good for distances which are about 800 km to 1200 kilometers. This is the configuration of this train, so that you get into the train around 9 or 10 p.m. and then get back. You reach your destination by morning next day.